गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम क्लास 11 का प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी में हमने बहुत से टॉपिक पढ़ लिए हुए थे, कुछ टॉपिक्स रह गए थे जो आज हम उनको कवर करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट के बारे में पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो अभी हम आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव के बाद में जो हमारे पास में पॉइंट्स हैं उनको पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम आगे कुछ करने वाले हैं, ठीक है। देखिए म्यूचुअली जो हमारे एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं वो क्या बोली जाती हैं, ठीक है। Exhaustive events in a random experiment, if the union of two or more events is the sample space, then the associated event said to be the exhaustive events. इसको आप ऐसे समझ लीजिए, मैं यहाँ थोड़ा सा इसे थोड़ा सा बड़ा करके देखता हूँ। ये लिखा हुआ है इन एन रैंडम एक्सपेरिमेंट, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में if the union of two or more events is the sample space, then the associated events said to be the exhaustive events. अगर किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में किसी एक, ठीक है, टू आर मोर, दो या दो से अधिक जितनी भी इवेंट्स उसकी बन रही है उन सभी का जो यूनियन है वो सैंपल स्पेस बन जाता है, देन दिस इज नोन एज द एग्जॉस्टिव इवेंट। जैसे आप ये मान लीजिए कि एस इज ए सैंपल स्पेस, एस क्या है, सैंपल स्पेस है और इसमें से इवेंट E1 इज सबसेट ऑफ एस, ठीक है, क्या है, एस का सबसेट हो रही है। इसी तरीके से E2 भी क्या है, E2 इज आल्सो सबसेट ऑफ एस, E2 भी क्या है, एस का सबसेट है। तो उसी तरीके से और बहुत सारी इवेंट्स दी हुई हैं, इन सारी इवेंट्स का अगर यूनियन किया जाए, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 एंड सो ऑन, लास्ट में लिखते चले जाए हम, ठीक है। और ये सब इवेंट जो यूनियन हमारे निकले हुए हैं ये क्या निकल के आ जाए, ये सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि ये क्या है, दीज ऑल इवेंट्स इज नोन एज द एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो इन सभी इवेंट्स को हम क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में अगला पॉइंट आता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज द रेशियो ऑफ हैपनिंग ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज द इवेंट ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस। इस बात को समझ लीजिए, प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का मतलब मैंने पहले बताया हुआ था, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस से, किससे होता है, चांस से मतलब होता है प्रोबेबिलिटी का, ठीक है, क्लियर। तो किसी भी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी पीई इक्वल टू होता है NE अपॉन नीचे कितना होता है, NS। आपके जो फेवरेबल इवेंट्स है वो इवेंट, आपकी फेवरेबल इवेंट जो है वो इवेंट और अपॉन NS का मतलब होता है सैंपल स्पेस। ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है, यही एक बेसिक फार्मूला है, इसमें बहुत सारी चीजें अलग अलग निकल के आती हैं, बट एक सिंपल फार्मूला होता है किसी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन सैंपल स्पेस या टोटल आउटकम्स कह सकते हैं। एक एग्जांपल देख सकते हो, जैसे आपने एक डाइस को थ्रो किया, तो डाइस के थ्रो करने पर जो सैंपल स्पेस आपको मिलेगा वो सैंपल स्पेस होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। और इसमें आपसे अगर पूछ लिया जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर देन 4, 4 से बड़ा नंबर फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी है, देन P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 से बड़े यहाँ पे दो नंबर हैं 5 और 6, ये कितना हो जाएगा 2/6, मीन्स कितना हो जाएगा, ये 1/3 आ जाएगा, ठीक है। इसमें हम इसको और भी आगे लिख सकते हैं, सेकेंड पॉइंट इसी का, ये पहला पार्ट हमारे पास हुआ, एंड सेकेंड पार्ट इज दिस, 0 इज लेस आर इक्वल टू P एंड इज लेस आर इक्वल टू 1। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से बड़ी या 0 की इक्वल होगी, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो वैल्यू इसकी हो सकती है 1 हो सकती है या फिर 1 से वो कम ही रहेगी, ठीक है। तो अभी इसके बाद में हम और आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट हम देखते हैं इसी में, जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स टू आर मोर इवेंट्स इट सेड टू बी द, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या होता है, टू आर मोर इवेंट्स सेड टू बी द इंडिपेंडेंट इफ द अकरेंस ऑफ or non-occurrence of any of them does not affect the probability of occurrence or non-occurrence of the other events, ठीक है। दो इवेंट्स
इंडिपेंडेंट उस केस में बोली जाती हैं जब एक इवेंट की अकरेंस दूसरे की अकरेंस को अफेक्टेड नहीं करती। तो इस केस में इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द इंडिपेंडेंट इवेंट्स। उसके बाद में अगला पॉइंट हमारे पास में है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ये हमने आपको पहले बताया हुआ था, ठीक है। अभी इसमें और पॉइंट हम देखते हैं, इवेंट ए एंड बी सेड टू बी द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ ओनली इफ दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन। दो इवेंट आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव उसी केस में हो सकती हैं जब उसके बीच में कोई भी चीज कॉमन ना हो, तो क्या होती है, वो आपकी कैसी होती है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होती हैं, ठीक। जैसे यहां पर एक दिया हुआ है, ये देख रहे हैं आप, दो इवेंट हमारे पास में है, जैसे एक मिनट तो ज्यादा भाई भाग रहा है, ये देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को आप ऐसे शो कर सकते हो, जैसे सपोज आपने इस तरीके से क्या किया हुआ है, ये कि आपने सैंपल स्पेस ले रखा है, ये आपने सैंपल स्पेस लिया और दो इवेंट आपके पास में, एक इवेंट ए और एक इवेंट कितनी है, ये आपको दी हुई है बी। इवेंट ए आपको ऐसे रिप्रेजेंट की गई है और इवेंट बी जो आप देख रहे हैं, इवेंट बी इज प्रेजेंटेड लाइक दिस, ये इवेंट बी है ऐसे करके। अब आप देख रहे हैं इवेंट ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों सेट कैसे हैं आपके, अलग अलग हैं। सेट ए और सेट बी में कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, इसका मतलब ये इवेंट क्या है, दिस बोथ इवेंट्स आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, कुछ भी जब कॉमन नहीं निकलता है, दो इवेंट्स में जब कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। अभी हम इसमें और आगे बात करेंगे। फिर एवरी पॉसिबल, अगला पॉइंट, when every possible outcomes of an experiment is considered to event are called the exhaustive events, ठीक है। exhaustive events अगला पॉइंट हमारे पास में, ये ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते हैं, इसको थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे हम। ये देखिए एग्जॉस्टिव इवेंट के बारे में हमने बताया आपको पहले कि अगर आपके पास बहुत से इवेंट है E1 E2 E3 अप टू En तक दी हुई है, ठीक है, और उन सभी में आप क्या कर रहे हैं, E1 यूनियन U2 यूनियन U3 अप टू UN तक, और ये सैंपल स्पेस मिल जाता है, दीज इवेंट्स आर कॉल्ड द म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है। अब हमारा जो और अगला पॉइंट आता है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन द सेट A and B, when the set A and B are two events associated with the sample space A and B is the event either A or B or both। मेरी बात फिर समझ लीजिए, अगर दो इवेंट हमारे पास में दी हुई, when the set A and set B are two events associated with the sample space, कोई सैंपल स्पेस दिया हुआ है और उस सैंपल स्पेस की दो सबसेट हैं A और B, या कह सकते हैं दो इवेंट ए और बी दी हुई हैं, दोनों उसी सैंपल स्पेस एस की सबसेट है, ठीक है। मेरी बात समझ आई कि नहीं। और ए यूनियन बी आपको रिप्रेजेंट करना है, तो ए यूनियन बी, यहां पर ये जो लिखा हुआ है ए यूनियन बी इज द इवेंट इधर ए आर बी आर बोथ, ठीक है। तो उसमें जब ए यूनियन बी आप दिखेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, उसका इवेंट कोई एक उसमें एक पॉइंट होगा जो पॉइंट ए में भी है, पॉइंट बी में भी है, या फिर क्या होता है दोनों में ही होता है, और उसको हम ए यूनियन बी लिखते हैं। मेरी बात एग्जांपल से समझ लीजिए, एग्जांपल से इसे समझेंगे। सपोज हम कोई सेट एक ए ले लेते हैं, सेट ए हमने लिया, ये सैंपल स्पेस हमने कोई ले लिया, सपोज आई हैव टेकन ए सैंपल स्पेस एस, ठीक है। आप थ्रोइंग ए डाई, एक डाई को हमने थ्रो किया और डाई को थ्रो करने पर जो सैंपल स्पेस निकला वो सैंपल स्पेस कितना है, 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसे दिया हुआ है। इसी का एक सबसेट हमने एक इवेंट इसके लिए ऑफ इवेंट नंबर, हमने इवेंट नंबर की एक इवेंट ले ली, 2 4 एंड 6 लिया, दूसरी एक इवेंट हमने बी लिया, और ये इवेंट बी क्या है, ऑड नंबर की है, ठीक है, 1 3 एंड 5 ऐसे ले लिया। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, क्लियर। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, दूसरा एग्जांपल और ले सकते हैं, ऑड नंबर लेकर के नंबर ले सकते हैं, इसमें से प्राइम नंबर का क्या ले सकते हैं, सेकेंड इवेंट क्या है हमारी, प्राइम नंबर की है, तो प्राइम नंबर कौन सा है, 2 3 एंड 5। सेकेंड इवेंट इज रिलेटेड टू द प्राइम नंबर, जो सेकेंड इवेंट हमारी है वो प्राइम नंबर से रिलेटेड है, ठीक है, इवेंट ए और बी हो गई। अब इसमें से अगर हम इसका ए यूनियन बी लिखते हैं, यानी कंबाइन करके इनको लिखते हैं, तो इवेंट जो ए यूनियन बी होगी
कोई इवेंट ए यूनियन बी कितनी हो जाएगी 2 3 4 5 एंड 6, ये ऐसे लिखी जाएगी। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं इसका कोई भी एक पॉइंट, कोई पॉइंट आप ले लीजिए, वो या तो ए में है या फिर बी में है या फिर दोनों में है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए यूनियन बी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहां पे आप देख रहे हैं, ये यहां पर आपने सैंपल स्पेस लिया हुआ है, ठीक है, वेन डायग्राम में, तो सैंपल स्पेस एस से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जो हमारी इवेंट ए है वो ये ए है, ऐसे करके आप देख रहे हैं, ये इवेंट ए है हमारी, और ऐसे इवेंट क्या है, ये बी दी हुई है। तो ए यूनियन बी का मतलब हुआ है कि इवेंट ए और बी में जितने भी एलिमेंट हैं उनको सबको एक साथ लिख दिया जाए। ठीक है, ये आपका ए यूनियन बी हो गया। ऐसे दूसरा होता है, अगला पॉइंट हमारे पास में है, इफ ए एंड बी आर द इवेंट्स देन द इवेंट ए एंड बी डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल द आउटकम्स। ठीक है, ए एंड बी का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन है। जैसे इसी में हम ए एंड बी की बात करें, ए एंड बी की बात करें, तो ए एंड बी को हम इंटरसेक्शन से ए आर बी से, जब ए आर बी लिखा जाएगा तो यूनियन होगा। मेरी बात समझ गए, जब ए आर बी लिखा जाएगा इवेंट में तो क्या लिखेंगे हम, दोनों को प्लस करके, दोनों को ज्वाइन कंबाइन करके लिखेंगे। जब ए एंड बी लिखा जाएगा तो ए एंड बी का मतलब दोनों में कॉमन लिखेंगे हम। और दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे देखो, दोनों में कॉमन क्या है, 2, इसमें कॉमन है ए एंड बी। यहाँ पे जो बीच वाला पार्ट होता है, दिस पार्ट, ये पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये पार्ट क्या है, दिस पार्ट, ये पार्ट क्या हो गया, दोनों में कॉमन पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी निकला। ठीक है, और आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है इसमें, ज्यादा आगे निकल गया मुझे लगता भाई। इवेंट ए एंड बी, यहां पे इफ एंड ए एंड बी आर टू इवेंट्स, अगर हमारे पास में दो इवेंट ए और बी दी हुई है, अगर हमारे पास में दो इवेंट ए एंड बी दी हुई है इस तरीके से, तो ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी का मतलब होता है, आपने सेट थ्योरी में पढ़ा हुआ है, ए माइनस बी का मीनिंग होता है ऑल दो एलिमेंट्स फिर लाइज इन सेट ए, जो सेट ए में मिलते हैं सेट बी में नहीं होते हैं, उनका मतलब होता है ए माइनस बी। मेरी बात समझ गए, और बी माइनस ए का मतलब होता है ऑल दो एलिमेंट्स फिर लाइज इन सेट बी बट नॉट इन सेट ए, ये ए माइनस बी का मतलब होता है। और आगे देखते हैं इसी में क्या है, कुछ और पॉइंट हैं जो इसमें बताने वाले हैं। देखिए, अब इसमें से जैसे 31 नंबर पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट दिया है, एडिशन थ्योरम, द प्रोबेबिलिटी ए एंड बी, इफ द ए एंड बी बी एनी टू इवेंट्स, अगर हमारे पास में कोई दो इवेंट ए और बी दी हुई है, ठीक है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट ए एंड बी इज गिवन बाय। मेरी बात फिर समझ लीजिए, अगर हमारे पास में कोई दो इवेंट गिवन है, एक ए है एंड सेकेंड इवेंट क्या है, बी है, वन इवेंट इज ए एंड सेकेंड इवेंट इज बी, और सेकेंड इवेंट क्या हमको मालूम है, बी मालूम है, समझ गए, दो इवेंट हमको मालूम है, एक ए है और दूसरी कौन सी है, बी इवेंट है, क्लियर। तो ए आर बी, ठीक है, या ए एंड बी कह सकते हैं, ए इसमें क्या लिखा, अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स, दोनों में किसी एक के होने की जो प्रोबेबिलिटी है, ए एटलीस्ट वन इवेंट, तो क्या लिखा जाएगा उसको, ए आर बी लिखा जाएगा, यानी ए यूनियन बी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या लिखी जाएगी, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए एन प्लस पी बी। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए, इसी का यहीं पर एक एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल क्या है हम लिख रहे हैं आपको, इसी इवेंट का एक एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे सपोज आपके पास में यू हैव अ बैग, आपके पास में एक बैग है, ठीक है, यू हैव अ बैग, और उस बैग में आपने कुछ इस तरीके से, कुछ वहां पर आपने क्या रखे, कुछ बॉल्स को आपने रखा हुआ है, उसके अंदर आपने कुछ बॉल को रखा हुआ है, बॉल 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9 तक, ऐसे 9 बॉल आपने लिख दिया, ठीक है। ये क्या है, ये आपने लिया हुआ है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये क्या है 9, ऐसे 9 बॉल्स आपने ले लिए एक बैग में, और रेंडमली यहां से आपने क्या किया, एक बॉल को विड्रॉ कर दिया,
एक बाल को आपने विड्रॉ किया। अब मेरी बात समझिएगा, यहां से एक बाल को आपने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, ठीक है। और आपसे पूछा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर और इवन नंबर। प्राइम नंबर या फिर इवन नंबर फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो सबसे पहले आप इसमें देखेंगे जो प्राइम नंबर्स हमारे हैं वो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, उसको आप सेट ए में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, 2, 3, 5, 7। ये 5 जो 4 नंबर्स हैं ये कैसे प्राइम नंबर्स हैं, समझ गए। इसी तरीके से हमारा जो सेट बी है वो इवन नंबर, ठीक है, 2, 4, 6, 8, ये क्या है, ये हमारे पास में आ गया इवन नंबर, क्लियर। अब इसमें से अगर हम ए इंटरसेक्शन बी, अगर इसमें हम ए इंटरसेक्शन बी निकालें, यहां पर माइनस में एक चीज छूट गई, पी ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे देखिए। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर हम निकालें, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कितना होगा, दोनों में जो कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या क्या है हमारे पास में, 2 कॉमन है दोनों में, यहां पर भी और यहां भी, दोनों जगह पे क्या है, 2 कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, 2 हो गया। अब इन तीनों की इवेंट प्रोबेबिलिटी निकाली जाए हर एक इवेंट की, तो पी ए इक्वल टू कितनी होगी, पी ए इक्वल टू 4/9। देखो 1, 2, 3, 4 है और टोटल एलिमेंट्स यहाँ कितने हैं, 9, तो 4/9 हो गई। ऐसे अगर हम पी बी निकालेंगे तो ये इवेंट भी कितनी आएगी, 4/9 निकलेगी। लेकिन इसमें से जो इंटरसेक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इंटरसेक्शन दिया हुआ है पी और ये ए इंटरसेक्शन बी, जो ये इवेंट है वो इवेंट कितनी है, ये इवेंट हमें दी हुई है 2/9, सिर्फ सॉरी 1/9, ये क्या होगी 1/9। ये इवेंट सिर्फ एक ही, यहां पर एक ही पॉइंट हमको दिया हुआ है और आपसे पूछा गया इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालोगे, इसके लिए वो फार्मूला जो ऊपर लिखा था वो यूज करेंगे। तो फार्मूला क्या था हमारे पास बच्चों, पी ए यूनियन बी इक्वल टू, दिस इज द पी ए एन प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब पी ए की वैल्यू हमारे पास 4/9 है, पी बी कितना है 4/9 है, लेकिन यहां पे जो दोनों में कॉमन इवेंट है वो कितने है 1/9 है, 1/9 हो गई। तो फाइनली हमारे पास जो बचेगा, वो कितना होगा, फाइनली बचेगा वो कितना होगा 8/9 माइनस 1/9, आंसर शुड बी 7/9। आंसर कितना हो जाएगा, पी ए यूनियन बी इक्वल टू 7/9। दिस इज द प्रोबेबिलिटी, ये क्या होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी आपने। बच्चों मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, इस तरीके से ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब इसी में एक चीज आपको और समझा देते हैं, ठीक है। इसमें कहा गया ए आर बी, यहां बोला जाएगा ए आर बी, मतलब जो बाल आपने निकाली, जो बाल आप यहां से निकाली हुई है वो बाल कैसी होनी चाहिए, इवन नंबर होगी या फिर प्राइम नंबर होगी, आर प्राइम नंबर, इवन आर प्राइम। तो जब आर वर्ड हम यूज करेंगे तो आर वर्ड यूज करते ही हम सीधे सीधे ये फॉर्मूला यूज करेंगे, पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये बात कंफर्म हुई कि नहीं हुई, इस तरीके से ये हमने यहां से निकाल दिया। अब अगला पॉइंट इसी में आता है, कि जैसे यहां तक तो समझ में आ गया, ए आर बी किया और ए करके निकाल दिया, समझे कि नहीं। अब अगला पॉइंट इसी में आता है, जैसे यहां पर हम एक नंबर उड़ा दें, ये 2 नंबर हमने यहां से उड़ा दिया, ठीक है, ये हटा दिया। अब ये हटाने के बाद हम आपसे बोले पी ए आर बी, मतलब इवन नंबर आर प्राइम नंबर, मेरी बात समझना, इवन नंबर आर प्राइम नंबर। तो नंबर हमारे पास में 1, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो ये इवेंट जब आपने देखे, आपने 2 को क्या किया, दोनों से ही उड़ा दिया, यहां से उड़ा दिया और यहां से भी उड़ा दिया, ठीक है, ये खत्म काम, इसका काम खत्म हुआ। तो उस केस में ये पूरा सिस्टम ए इंटरसेक्शन बी वाला क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और ये सिस्टम भी पूरा यहां से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और क्या चेंज हो जाएगा, वो कुछ इस तरीके से चेंज होकर के निकलेगा, ठीक है। अब इवेंट यहां पे चेंज हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। अब पी ए जब निकालोगे आप तो पी ए इक्वल हो जाएगा 3/8, क्योंकि यहाँ पे चेंज हो गया 3/8। पीबी आप निकालेंगे, पीबी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 3/8 हो जाएगी, समझ गए। और ए आर बी अगर आपसे पूछा जा रहा है, पी ए आर बी मतलब ए यूनियन बी आपसे पूछा जाएगा, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे पी ए एन प्लस कितना कर देंगे आप, पी बी कर देंगे, और ये वैल्यू क्या लिखी जाएगी 3/8 प्लस 3/8 कर दोगे,
मीन्स कितना हो जाएगा 6/8 मीन्स 3 कितना हो जाएगा ये 4 आ जाएगा। तो ये आपने इस तरीके से 3/4 निकाल सकते हैं। आई थिंक बच्चों ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस टाइप की इवेंट जब कुछ भी कॉमन ना हो रहा हो, दो इवेंट हमारे पास साइमल्टेनियसली हो रही हो और उसमें कुछ भी कॉमन ना निकल रहा हो, जैसे हमने यहां पर देखा इवन आर प्राइम नंबर, तो इवन आर प्राइम का मतलब हुआ कुछ भी कॉमन नहीं निकला। ठीक है, यहां पे इस वाली इवेंट में हमने जो एग्जांपल लिया है कुछ भी कॉमन जब नहीं निकला है तो उसका मतलब ए इंटरसेक्शन भी क्या हुआ, यहां पर 0 हुआ। और ऐसी इवेंट को, सच टाइप ऑफ इवेंट्स, ऐसी इवेंट को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जब कुछ भी कॉमन नहीं निकलता है तो क्या होता है, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी हो जाता है। आई थिंक ये बात बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे पास में कुछ और पॉइंट्स हैं। जैसे सपोज हमारे पास में 3 इवेंट्स दी हुई, वी हैविंग 3 इवेंट्स, हमारे पास में क्या है 3 इवेंट दी हुई है और उन 3 इवेंट्स को हम चेक करें, उन 3 इवेंट को अगर हम चेक करते हैं तो क्या निकलेगा, उन 3 इवेंट को अगर हम चेक करें तो क्या निकलेगा। अगर उन 3 इवेंट्स को चेक करते हैं, सपोज ए बी और सी, हमारे पास में 3 इवेंट्स दी हुई है। ठीक है, और हमें इनकी साइमल्टेनियसली प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पी ए यूनियन बी यूनियन सी अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, यू कैन राइट पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी। ये पहला पॉइंट। पी ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी एंड प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आप निकाल दोगे। ये फार्मूला होता है, 3 इवेंट हमको दी हुई हैं, ठीक है, और तीनों इवेंट को एक साथ साइमल्टेनियसली आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप उसे कैसे करोगे, पी ए यूनियन बी यूनियन सी, इस तरीके से उसको लिखा जा सकता है। ठीक है, आई थिंक ये फार्मूला आपको समझ में आया होगा। अगर ग्राफिकली यहां से यूनियन से उसे क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम से समझना चाहते हैं तो ऐसे समझ लीजिए, ये जैसे हमने वेन डायग्राम बना लिया, ठीक है, ये सैंपल स्पेस है, ये इवेंट ए हो गई, ये इवेंट बी हुई और ये क्या हो गई, इवेंट सी हो गई। ठीक है, ये इवेंट ए है, ये बी एंड दिस इज सी। ये हमारे पास 3 इवेंट हैं ए बी सी करके। ठीक, ये इवेंट ए में एलिमेंट्स हैं इसके, ठीक है, ये निकाला आपने, इवेंट ए के सारे एलिमेंट्स इसमें थे। ठीक, ये इवेंट ए था पूरा, क्लियर। और ऐसे ही इवेंट बी भी आप लिख सकते हैं, इवेंट बी के एलिमेंट्स ये हैं, ये दिखा सकते हैं। ऐसे ही इवेंट सी को भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है, इवेंट सी को भी दिखा सकते हैं आप, इवेंट सी को भी शो कर सकते हैं। ये इवेंट सी हो गई हमारे पास में। ठीक है, तो इसमें सब में जो कॉमन इवेंट निकल के आ रही है, ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट, समझ गए इस तरीके से, क्लियर। ये वाला पार्ट इसमें हुआ, पी ए पूरा होगा, पी बी पूरा होगा, पी सी पूरा होगा। तो ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक अभी ये इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब इसमें अगला पॉइंट भी हम आपको समझा चुके हैं कि अगर हमारे पास में कोई इवेंट ए है या ई इवेंट हमारे पास में कोई है, ठीक है, तो उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, अगर कोई इवेंट हमको दी हुई है पहले से तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी पी होती है, तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, पी कॉम्प्लीमेंट, यानी पी डैश कैसे 1 माइनस पी कर दी जाए। सपोज ये हमारे पास कोई इवेंट दी हुई है तो पी ई कॉम्प्लीमेंट, मतलब यहां से पी डैश निकालेंगे, इट शुड बी 1 माइनस पी, 1 से पी को माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा उसके ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है। अगला पॉइंट इसमें देखिए जो और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे इसमें 35 जो आपको दिया हुआ है पॉइंट, उसको समझ लीजिए। बच्चों बस 1 मिनट थोड़ा सा पानी पी लेते, बस फिर आ रहे। देखो बच्चों, जैसे हम इसका एक एग्जांपल दे देते, इसका एक एग्जांपल देते, जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने कि सपोज वी हैव थ्रोन अ डाइस, हमने एक डाइस को थ्रो किया और डाइस को थ्रो करने पर सैंपल स्पेस आप जानते हो कितना आता है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आ गया सैंपल स्पेस। और आपसे इसमें प्रोबेबिलिटी पूछी गई, आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई कि इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो सिंपल सी बात है 2 4 एंड 6, आप 3 अपान कितना कर देंगे 6, मीन्स कितना आ जाएगा 1 अपान 2 आ जाएगा।
मेरी बात समझे कि नहीं? ये कितना आ जाएगा? 2/6 आ जाएगा। अब हम आपसे पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग इवन नंबर, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग इवन नंबर न फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो इसे आप लिखेंगे पी ई कॉम्प्लीमेंट, और ये लिखा जाएगा 1 - 1/2 एंड आंसर शुड बी 1/2। आंसर कितना हो जाएगा? 1/2 निकलेगा, ठीक है। और आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में क्या है? वी हैविंग द नेक्स्ट पॉइंट, यहां से अगला पॉइंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिफरेंस ऑफ द इवेंट ए एंड बी बी द इवेंट पी ए माइनस बी इक्वल टू पी ए माइनस पी इंटरसेक्शन बी। इसको समझ लीजिए, पी ए माइनस बी, इवेंट ए हो और बी ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो पी ए माइनस बी इक्वल टू कितना होता है? पी ए माइनस, इसमें से क्या करेंगे? पी ए इंटरसेक्शन बी। इसको वेन डायग्राम से समझिए, जैसे ये हमने बना लिया सैंपल स्पेस, यानी आपका ये यूनियन सेल, या इसको सैंपल स्पेस लिखिए, ज्यादा बेटर रहेगा। ये एस है, इसमें इवेंट हमारी ये ए है और एक कौन सी इवेंट है? बी है। अब इसमें से हमने क्या किया, इसमें से ये इवेंट ए थी और इवेंट क्या है? बी है। इसमें से ए माइनस बी, जो हमारा पूरा ए दिया हुआ था, ये पूरा ए है, यहां से यहां तक ये पूरा क्या है? ए है। और इस ए से हमने क्या किया? इस ए से हमने क्या किया? इस ए से हम क्या करें? हम इसमें से ये वाला पार्ट, जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, इस पार्ट को इसे क्या बोलते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। इसको यहां से हटा दें तो जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा है, ये वाला पार्ट जो बच रहा है, दिस पार्ट, ये वाला पार्ट जो बच रहा है बाहर वाला, ठीक है, ये पार्ट जो बच रहा है आपके पास में, ये ऐसे दिखा दीजिए, ये पार्ट जो बच रहा है, दिस पार्ट इज नोन एज द पी ए माइनस बी। इसे हम क्या लिखेंगे? पी ए माइनस बी हो जाएगा। तो इतना पार्ट पी ए माइनस बी हुआ, ये इंटरसेक्शन बी हुआ। इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी तो आप ऐसे लिख सकते हो, पी ए माइनस बी इक्वल टू पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। उसी तरीके से अगला पॉइंट हमारे पास में है प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, बी डैश में बी कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, ठीक है, क्लियर। तो आप जब इसको लिखेंगे, अगले फॉर्मूले को देखेंगे, अगला फॉर्मूला हमारे पास क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है पी ए इंटरसेक्शन, ठीक है, बी डैश। इसका मतलब होता है पी ए और माइनस पी ए इंटरसेक्शन पी ए इंटरसेक्शन बी। इसको वेन डायग्राम से समझिए, ऐसे करके वेन डायग्राम से समझिए। ये इवेंट हमारे पास में ए है, ये क्या है? बी है, ये सैंपल स्पेस हो गया, ये इवेंट ए और इवेंट क्या हो गई? ये बी हो गई, यानी सेट ए सेट बी भी कह सकते हैं उसको, ठीक है, दिस मींस सेट ए एंड सेट बी आल्सो। अब इसमें से आप पी ए वाली ये पूरी इवेंट है, यहां से यहां तक लेकर के ये पूरी इवेंट हमारी क्या है? ये ए दी भी है। इसमें से किसको हटा दिया जाए? इसमें से हम किसको हटा दें? ए इंटरसेक्शन बी को। इसमें से ए इंटरसेक्शन बी को हटा दें, पीछे वाला ए माइनस बी हो गया ये, ठीक है। इसमें से ए इंटरसेक्शन बी वाले पार्ट को हटा दिया जाए। अगर इसको रिमूव कर देंगे तो रिमेनिंग पार्ट जो बच रहा है इधर वाला, ये दिस इज कॉल्ड, इस वाले पार्ट को हटा देने के बाद जो इवेंट बचेगी हमारे पास होगी पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? तो इस तरीके से ये वाली भी प्रोबेबिलिटी निकाली जा सकती है। ऐसे अगर बी के निकालना है तो पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। मतलब इवेंट बी हो और इवेंट ए ना हो, इवेंट बी हो रही हो और इवेंट ए ना हो रही हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आप क्या लिखोगे? इवेंट पूरी बी से, ठीक है, बी के होने की प्रोबेबिलिटी से जो दोनों की कॉमन प्रोबेबिलिटी थी उसको माइनस कर दिया जाए और ये आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर दोनों को इसे और इसे, इसी तरीके से अगर इसे और इसे हम क्या कर दें? एक साथ जोड़ करके लिख दें। अगर दोनों को एक साथ जोड़ करके लिखा जाए, ठीक है, पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस ट्वाइस ऑफ 2p ए इंटरसेक्शन बी। इसको ऐसे समझ लीजिए, अगर ये ऐसे लिखा जाए p ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एंड प्लस p ए कॉम्प्लीमेंट एंड इंटरसेक्शन बी इक्वल टू रिप्रेजेंटेड बाय पी ए प्लस पी बी
माइनस ट्वाइस ऑफ P इंटू A इंटरसेक्शन B, और ये किसके इक्वल होता है? दिस विल बी इक्वल टू P A यूनियन B माइनस P A इंटरसेक्शन B। इस तरीके से इस चीज को चाहो तो वेन डायग्राम से समझ लो, इसको वेन डायग्राम से समझेंगे तो ये ऐसे समझ सकते हैं आप, ये इवेंट A है और ये इवेंट B है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है सिर्फ इतना A यूनियन B से आप इंटरसेक्शन B को माइनस कर दीजिए, मतलब सिर्फ इतना वाला पार्ट बचेगा, सिर्फ इतना पार्ट, बीच वाला पार्ट नहीं इंक्लूड किया जाएगा, बीच वाला पार्ट इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। ये A माइनस बी के इक्वल होता है और ये कितना होता है? दिस इज B माइनस A के इक्वल होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से कैन बी रिटन लाइक दिस, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, इट्स ओके। अब आगे चलते हैं, इसमें अगला पॉइंट हमारे पास में क्या है, हमें लगता है अब हमें क्वेश्चन करने चाहिए थोड़े बहुत, तो हम सबसे पहले कुछ कोशिश करेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने की, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम करेंगे आज, इसमें देखिए कितने मल्टीपल चॉइस तो आज आई थिंक हो जाने चाहिए। अगली क्लास में फिर कुछ और भी क्वेश्चंस रहेंगे, वो भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, वी आर रीडिंग द फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर, इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? पी ए इंटू पी बी। ये ऑप्शन डी इज ए करेक्ट ऑप्शन, ये ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए एंड बी आर द इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स होती हैं तो आप क्या लिखते हैं? पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए क्रॉस पी बी, नो को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें से सेकेंड क्वेश्चन पे, जो सेकेंड मल्टीपल क्वेश्चन हमारे पास में है उस पे हम बात करेंगे। चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। अ सिंगल लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, वर्ड प्रोबेबिलिटी से एक सिंगल लेटर को सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए वॉवेल इज, क्लियर। तो इसमें से आप देखेंगे सबसे पहले हमारे पास में यहां पर कौन कौन से लेटर जो दिए हुए हैं वो आपके वॉवेल्स में आते हैं। टोटल नंबर्स कितने हैं वो हम चेक करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। टोटल तो हमारे पास में 11 हो गए। टोटल कैसे हो गए? 11 हुए। अब उसमें से वॉवेल्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास में वॉवेल्स कौन कौन से हैं? वॉवेल्स हमारे पास में इसमें कौन से हैं? ओ है, ए है और आई है। आई हमारे पास में 2 बार है, तो इसको सिलेक्ट करें। इस वाले आई को एक ही को सिलेक्ट किया मैंने, एक सिंगल लेटर सिलेक्ट किया है, तो आई हम ये वाला लें या फिर ये वाला लें, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो 2 को एक ही मान के चलेंगे हम, यानी आई सिर्फ एक बार इसमें काउंट किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। आई 2 बार आया है लेकिन उन्होंने सिर्फ वावेल की बात करी है, ठीक है। अब यहां पर वावेल हम यहां पर इसको आई ऐसे लिखें या फिर आई से करके ऐसे लिखें, आई का मतलब सिर्फ आई से होता है, ठीक। इसको जरा मैं यहां लिख देता हूं फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। ये लिखो प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट क्वेश्चन है पी आर ओ बी ए बी आई एल आई एंड दिस इज टी वाई। अब देखो यहां पे हमारे पास में जो वावेल्स हैं, एक वावेल तो ओ है, दूसरा ए है, तीसरा आई है और चौथा कौन सा है? ये भी आई है। ये 4 लेटर्स हमारे पास में जो वावेल्स हैं। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हमारे पास में हैं? वो सिर्फ हमारे पास में 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो नंबर ऑफ जो कह सकते हैं एलिमेंट्स है टोटल, वो कितने हैं? 11 है, या सैंपल स्पेस मान सकते हैं 11 हमारे पास में है। लेकिन हमारे पास में जो वावेल्स हैं वो सिर्फ 4 है, लेकिन 4 को हम काउंट नहीं करेंगे, विल काउंट ओनली द 3। हम 3 यहां पर काउंट करेंगे, ठीक है। किसी एक को सिलेक्ट कर लेंगे तो मान लिया जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, इट्स प्रोबेबिलिटी विल बी, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी इट्स वुड बी 3/11। ये 3/11 होनी चाहिए, ठीक है। आई थिंक ये करेक्ट आंसर होगा। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। डाइज रूल्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन इवेंट प्राइम नंबर इज ऑब्टेन। हमने क्या किया है? एक डाई को रोल किया है। हमने क्या करा है? एक डाइस को रोल किया है, और डाइस को रोल करने पे, एक डाइस को रोल किया अगर हमने, तो डाइस को रोल करने पे बच्चों बस 1 मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूजन एक जगह पर मुझे लग रहा है।
ठीक है, उसे जरा हम देख लेते हैं। ठीक है, हो गया बच्चों। अ डाई इज रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवन प्राइम नंबर इज ऑब्टेन्ड। एक डाई को आप रोल करोगे, ठीक है, इवन प्राइम नंबर की बात की, किसकी बात की गई है, इवन प्राइम नंबर। तो मेरी बात समझिए, इवन प्राइम नंबर डाई के रोल करने पर कितने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हम चेक करेंगे। सैंपल स्पेस एस इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6, और इस पूरे सैंपल स्पेस में एक ही इवन प्राइम नंबर है हमारे पास में। वी हैव ओनली वन इवन प्राइम नंबर, केवल एक ही इवन प्राइम नंबर है। वो कौन सा है बच्चों, ओनली दिस इज 2। ये कितना है, 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, P इक्वल टू 2 अपान P इक्वल टू 2 अपान कितना हो जाएगा 6, सॉरी 2 अपान 6 नहीं, 1 अपान 6, 1 अपान 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 अपान 6 होगी। मीन्स इसमें ऑप्शन ये करेक्ट है, डी वाला, ऊपर वाले में बी वाला करेक्ट था ऑप्शन हमारा, ठीक है। तो आई थिंक ये दोनों बात समझ में आ गई होगी आपको। और इसमें हम क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन अगला दिया है, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स गेटिंग अ हेड इन सक्सेस, देन द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 2 हेड विल बी अकर। 2 हेड हमको मिल जाते हैं, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए एक हम बाइनोमियल थ्योरम यूज करते हैं, which we will study in class 12, जिसको हम क्लास 12 में पढ़ने वाले हैं, एंड वी आर जस्ट टॉकिंग हियर अबाउट द क्लास 11th। तो इस क्वेश्चन स्किप करेंगे। नाउ वी सी द क्वेश्चन नंबर 5। हम क्वेश्चन नंबर 5 को चेक करते हैं। 5 there the probability that the leap year will have 53 Sundays and 53 Mondays is, ठीक है। 53 संडेज और 53 मंडेज, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब लीप ईयर में लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366। अगर उसको 7 से डिवाइड करें तो 7 से डिवाइड करने पर 52 आता है, ठीक है, और 2 रिमाइंडर बचता है, 2 रिमाइंडर बचते हैं। मेरी बात फिर समझ लीजिए, आपके पास में जो लीप ईयर है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 5 है। इसमें टोटल नंबर ऑफ डेज 366 होते हैं। आप 7 से डिवाइड करिए, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, और ये 2 अपान 7 ऐसे निकल के आ गया। तो 2 दिन ही हमारे पास शेष बच जाते हैं। ये जो 2 दिन है ये रिमेनिंग बचते हैं, ठीक है। ये कोई भी हो सकते हैं। 52 बार तो हर एक दिन आता है, ठीक है, संडे मंडे लेकर के सैटरडे तक जितने भी है वो हर एक डे 52 टाइम्स आता है। बट हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि ये 2 दिन जो ज्यादा बचे ये कौन कौन से हैं। वो ऐसे हो सकते हैं, जो सैंपल स्पेस निकलेगा दिस विल बी लाइक दिस, वो कुछ इस तरीके से हो सकता है। वो हो सकता है कि संडे और ये मंडे हो, या फिर मंडे ट्यूसडे हो, या फिर ऐसा हो सकता है ट्यूसडे और वेडनेसडे हो, या फिर वेडनेसडे थर्सडे हो, या फिर थर्सडे फ्राइडे हो, या फिर फ्राइडे सैटरडे हो, या फिर सैटरडे और संडे हो। और हमसे क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी दैट द लीप ईयर विल हैव 53 संडेज एंड 53 मंडेज। तो इसमें से सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी आ रही है, ठीक है, जिसमें संडे और मंडे साथ साथ आ रहा है। यानी अगर ये संडे और मंडे एक साथ साथ आ जाएगा तो उस केस में संडे भी 53 टाइम हो जाएगा और मंडे भी क्या होगा, 53 टाइम्स हो जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल जो आउटकम्स हैं वो कितने, सैंपल स्पेस कितने हैं, 7 है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो P इक्वल टू क्या लिखी जाएगी, P इक्वल टू हम क्या लिखेंगे इसको, 1/7, ठीक है। और ये ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो बच्चों इसके बाद का जो रिमेनिंग पार्ट है वी विल सॉल्व इन द नेक्स्ट वीडियो, या फिर इसको आगे हम थोड़ी देर बाद भी कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।